हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे और साथ रिवीजन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि जलवायु चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आई होप आपने वो देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वीडियोस देखिए और उनको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम करेंगे जलवायु का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा ऋतुएं से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे एनसीईआरटी बेस्ड स्पेशली, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो। भारत में प्रमुख 4 ऋतुओं की पहचान की जाती है, ये आप सबको पता है, ठीक है। जैसे कि शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आना और उसके लौटने का काल। मतलब ये 4 ऋतुओं के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो शायद हमें ना पता हो, या पता होंगे तो उतने डिटेल में नहीं पता होंगे। तो चलिए एक एक करके एक में इसकी स्पेशलिटी क्या है, उससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो ऋतु आपके साथ डिस्कस की जा रही है वो है शीत ऋतु। शीत ऋतु की अगर बात की जाए तो वो उत्तरी भारत में, यानी कि अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नवंबर मिड से स्टार्ट होती है और फरवरी तक रहती है। जैसा कि अब आप देखेंगे, ठीक है, नवंबर मिड से हमारी जो शीत ऋतु विंटर का टाइम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और वो फरवरी तक रहता है। इसमें वही है जो आप हर साल देखते हैं। और दिसंबर टू जनवरी के जो मंथ होते हैं वो सबसे ज़्यादा ठंडे महीने हमारे होते हैं। टेम्परेचर दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ने पर घटता जाता है, यानी कि जो टेम्परेचर होगा, जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो कम होता जाएगा, मीन्स घटता जाएगा। वहीं पर अगर हम उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की बात करें तो वो वहाँ पर चलेंगी। और जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है वो कहाँ से कहाँ तक बहती हैं? स्थल से समुद्र की तरफ बहती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना है कि जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं वो स्थल से समुद्र की तरफ बहती हैं। और बात करें अगर हम तमिलनाडु की तट की, तो वहाँ पर इस समय पर वर्षा होगी। ज़्यादातर जो बारिश होती है तमिलनाडु पर वो इसी टाइम पीरियड में होती है। उसका रीज़न क्या है कि ये जो हमारी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं वो समुद्र से स्थल की तरफ वहाँ पर बहती हैं। अब बात करते हैं, एक वर्ड आता है महावट। महावट क्या है? आपने कभी कभी देखा होगा कि जो विंटर का टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में बारिश होने लगती है, ठीक है। शीतकाल में होने वाली वर्षा की जो मात्रा होती है वो कम होती है, उसी को महावट होते हैं। और जो महावट होती है लेकिन वो रबी की फसलों के लिए बहुत उपयोगी होती है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कम से कम 5 जो रबी की फसलें होंगी उनके बारे में बताइए, ताकि जो रबी की फसलें हैं उनका रिवीजन भी आपका साथ के साथ हो सके। तो यहाँ पर हमने शीत ऋतु से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स करे। सबसे पहले नवंबर मिड से स्टार्ट होगा, फरवरी तक चलेगा। दिसंबर और जनवरी का जो मंथ होता है सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। साथ में यहाँ पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं जो कि स्थल से समुद्र की तरफ बहती हैं। और अगर हम बात करें तमिलनाडु के तट पर इस समय बारिश होगी, क्योंकि वहाँ पर जो ये व्यापारिक पवनें होंगी वो समुद्र से स्थल की तरफ ही बहती हैं। यहाँ पर शीतकाल में होने वाली जो वर्षा होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है, जिसको महावट कहते हैं। लेकिन जो महावट होता है वो रबी की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप सबसे पहले नोट्स बनाने की अपनी हैबिट बनाइए, क्योंकि जब हम चीज़ों को सुनते हैं और सुनने के बाद उसको लिखते हैं तो वो हमें एक लंबे अरसे तक याद रहती है और उसके बाद हमारे लिए उसको रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बार बार हम पर्टिकुलर किसी वीडियो को चलाएँगे तो ही हमारी रिवीजन हो पाएगी। रिवीजन तब तक नहीं हो पाएगी जब तक कि आप उसको खुद से लिखे हुए नोट्स से नहीं पढ़ेंगे, उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे। और सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को टाइम टू टाइम रिवाइज ज़रूर करते रहें। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो सूर्य की जो गति होती है ना, सूर्य की गति के कारण क्या होता है कि जो भूमंडलीय ताप पट्टी होती है वो उत्तर की ओर खिसक जाती है, यानी कि वो भी ट्रांसफ़र होने लगी है। कहाँ पर? नॉर्थ की तरफ। अब होता क्या है कि जो हमारा प्रायद्वीप भारत है ना, वो समुद्री असर के कारण वहाँ पर तापमान कम होता है। देखिए, आपको पता
प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, वहाँ पर क्या होने लगता है, समुद्र है, तो जो समुद्र के कारण का वहाँ पर जो टेम्परेचर हो जाता है वो कम होता है। और आपने एक वर्ड सुना होगा अपनी आम बोलचाल में भी, लू, ठीक है। आप सब उससे शायद अवगत भी होंगे कि जो ग्रीष्मकाल में यानी कि जो समर में एक असरदार जो एक हवा होती है ना, धूल भरी शुष्क पवनें जो होती है, उसको हम लू कहते हैं। और इसकी जो दिन के दौरान है ना, ये जो लू होती है ये उत्तर में एवं उत्तर पश्चिम इलाकों में चलती हैं। देखो, लू एक नॉर्मल वर्ड है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि आपको ये याद रखना है कि उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में दिन के इलाकों में ये चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे ना तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है, ठीक है। साथ हिमवृष्टि भी होने लगती है। हिमवृष्टि मीन्स, वृष्टि मतलब बारिश। यहाँ पे एक नया वर्ड आता है आपका, काल वैसाखी, वैशाखी, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि काल वैशाखी क्या है। तो जो वैसाख होता है ना, वैसाख का जो माह होता है, उस माह में होने वाली वृष्टि, वृष्टि मीन्स बारिश जो होती है वो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। वैशाख माह में होने वाली बारिश जो होगी जिसको पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है, काल वैशाखी। अब बात करते हैं हम आम्र वर्षा की। आम्र वर्षा आपको नाम से ही शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा, जो कि आम के पकने में मदद करती है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु का अंत होने लगेगा, यानी कि जैसे जैसे जो हमारा समर सीज़न होगा वो अपने समाप्त होने वाले टाइम पीरियड में आएगा, तो कर्नाटक एवं केरल, ठीक है, आपको स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, उन जगहों का नाम ध्यान रखना है। कर्नाटक एवं केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, यानी कि मानसून से पहले होने वाली कर्नाटक में जो बारिश होती है उसको क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा। और इसमें ना क्या होता है कि आम जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए भी इसका नाम आम्र वर्षा रखा गया है। अब बात करते हैं वर्षा के आने का समय या मानसून के आगमन का समय, वर्षा ऋतु का समय। तो अगर हम वर्षा ऋतु या मानसून के आगमन की बात, तो आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो मासिन राम में होती है, ठीक है। संसार में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ पर होती है, मासिन राम में। लेकिन ये ज़रूर पता होना, ये पता होना कि कहाँ पर ये स्थित है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो मासिन राम है ना, वो खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, मासिन राम खासी पहाड़ी के, आपको पहाड़ी का नाम दिया हुआ है उसको ध्यान रखना है, खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित है और यहीं पर संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है। अच्छा, अगर हम घाटी की बात करेंगे तो जैसे हम गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, ठीक है, गंगा की घाटी में जैसे ही हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अगेन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पूछ सकते हैं कि जो गंगा की घाटी में अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा समान रहेगी या कम हो जाएगी या बढ़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की तरफ हम जाएंगे तो जो वर्षा की मात्रा है वो घटती जाती है। एक और जो वर्षा ऋतु या मानसून के आगमन से जुड़ा शब्द है वो है वर्षा में विराम। विराम मतलब आप समझ रहे होंगे, विराम मतलब रुकना, रुकाव, ठीक है। जैसे हम हिंदी में विराम शब्दों का, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ऐसे वर्षा में विराम मतलब मानसूनी वर्षा एक बार में कुछ दिनों तक ही होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, वर्षा में विराम। अब ऋतु का जो नेक्स्ट टॉपिक है और जिसको हम लास्ट टॉपिक कह रहे हैं वो है मानसून की वापसी। मानसून की वापसी की अगर हम बात करें तो जो अक्टूबर की शुरुआत में उत्तर के मैदान से मानसूनी पवनें हट जाती हैं। आपको पता है कि जो भारत में मानसून के आने का कारण ही क्या होता है, जो मानसून को आने में सबसे ज़्यादा अपनी अहम भूमिका निभाती है वो होती है मानसूनी पवनें। तो होता क्या है कि जो अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही उत्तर के मैदान से मानसूनी पवनें हट जाती हैं और उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के चलते जो दिन का मौसम होता है असहनीय
हो जाता है, जिसको क्वार की उमस कहते हैं। ये वही हमारे वर्ड्स है जिनको हम अपनी आम जिंदगी में सुनते हैं। जैसे घर में आप लोग कई बार बोलते होंगे कि उमस हो रही है। उमस क्या होती है? एक ऐसा दिन जो आपके लिए असहनीय होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, उसमें ना हवा होती है, तो उसे ही क्या कहा गया है? क्वार की उमस। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है, वो है कि कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वो चक्रवातों और अवदाबों से होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो ऋतु का सब टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने अपना सर्दी, गर्मी और वर्षा का आगमन, वर्षा का मानसून का वापस लौटना, ये चारों टॉपिक करें। अब जो हमारी जलवायु चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वर्षा का वितरण, वो है कि आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो भारत में वर्षा का वितरण समान नहीं है, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, और यहाँ पर फिर कहीं पर ना के बराबर होती है। तो अगर हम बात करें जैसे कि पश्चिमी तट की, तो पश्चिम तट एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर के अराउंड वर्षा होती है। वहीं पर अगर हम बात करें राजस्थान की और इसके समीप यानी कि इसके नियर बाय के जो एरियाज़ हैं, लाइक पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इनके हिस्से में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा है। तो यही प्रूफ का ये भी प्रूफ है कि मतलब आप बोल सकते हैं कि जो भारत में वर्षा का वितरण है वो समान नहीं है, एरिया वाइज है। तो यहाँ पर जो हमारा जलवायु चैप्टर है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब मैंने आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश की है। और फ्रेंड्स, जो आपका चैप्टर था उसका कोई भी टॉपिक, कोई भी एक भी वर्ड ऐसा शायद नहीं रहा होगा जो कि आपके साथ डिस्कस ना किया गया हो। अगेन आपसे यही बोलूँगी कि जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, क्योंकि हम सबका मोटिव एक ही है कि हम सबको साइंस को एक साथ पढ़ना है, जो कि हमारे चैनल का नाम भी है लर्न सोशल साइंस। मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में।